जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, तो समझ लेना कि आप सफलता का नया इतिहास रचने वाले हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत का आरोप, कनाडा के कुछ राजनयिक नई दिल्ली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में शामिल। भारत ने अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने का कनाडा को दिया निर्देश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत को लेकर एक और बड़ा बयान। कहा, भारत अब एक शक्तिशाली देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने 9 साल में आतंकवाद पर लगाई लगाम। आतंकवाद पर ही नहीं, उसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को मिलेगा इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए मिलेगा ये सम्मान। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा होगी आज। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की हुई शुरुआत। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दी इंग्लैंड को 9 विकेट से मात। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और नीदरलैंड होंगे आज आमने सामने। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी। जोधपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 साल में राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत की शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य करार दिया। ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की लगभग 5,000 करोड़ रुपए लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 12,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का भी उद्घाटन किया। इन तस्वीरों के साथ ही मध्य प्रदेश के विकास की गति में एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
11 दिन में मध्य प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। हर किसी का एक सपना होता है, एक अदद आशियाने का। ये सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने। घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सड़क ढांचे में बुनियादी सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का शिलान्यास किया। साथ ही दुर्गावती स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन और 4 लेन की सड़कों का नेटवर्क लाखों लाख लोगों के जीवन को बदलने वाली परियोजनाएं हैं। इससे किसानों और युवाओं को लाभ होगा। नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेंगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के 2018, 2020 और 2021 बैच के अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय व्यापार सेवा के 2022 बैच के प्रोबेशनर से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग और खपत किसी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के संकेतकों में से एक है। इसलिए जैसे जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बिजली की मांग और खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो देश के विकास को और अधिक प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। ये निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति लक्ष्मणगढ़ के मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। अपनी इस 1 दिवसीय यात्रा में उपराष्ट्रपति त्रिवेणी धाम, सांगलिया धूड़ी और वीर तेजाजी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां पिछले 9 वर्षों में देश में सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा आयोजित 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अभिकरण के दायरे में मॉडल आतंकवाद विरोधी संरचना स्थापित की जानी चाहिए। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य एजेंसियां पिछले 9 वर्षों में देश में सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार ने क्रिप्टो, हवाला, आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध सिंडिकेट और नार्को टेरर लिंक जैसी सभी चुनौतियों पर सख्त रुख अपनाया है, जिससे अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच के पदानुक्रम, संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को आतंकवादियों पर इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई नया आतंकी संगठन न बन सके। उन्होंने कहा कि एनआईए, आतंकवाद निरोधक दस्ते और विशेष कार्य बलों का काम केवल जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए और उसी प्रकार कदम उठाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक सहयोग की आवश्यकता है। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन की अपार सफलता के बाद अब देश में P20 का आयोजन होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के आयोजन के बारे में आज जानकारी देंगे। लोकसभा अध्यक्ष पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में 12:15 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले P20 समिट की औपचारिक घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि 12 से 14 अक्टूबर के दौरान P20 समिट का आयोजन दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में किया जाएगा। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा को भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करनी चाहिए। भारत ने आरोप लगाया कि कनाडा के कुछ राजनयिक नई दिल्ली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में शामिल हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आपसी राजनयिक उपस्थिति को आगे के तौर तरीकों पर चर्चा चल रही है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि भारत इस मुद्दे पर अपनी स्थिति की समीक्षा नहीं करेगा। बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में भारत ने कनाडा से अपने कई राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा। जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों को शामिल करने के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। भारत ने पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत की गिलगिट बाल्टिस्तान यात्रा पर निराशा व्यक्त करते हुए अमेरिका को अपनी चिंता से अवगत कराया है। भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूत डोनाल्ड ब्लोम की हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान की यात्रा पर अमेरिका के साथ अपनी चिंताओं को उठाया और विश्व समुदाय से देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे में अमेरिकी राजदूत की गिलगिट बाल्टिस्तान यात्रा करना सही नहीं है। उन्होंने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा G20 से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की श्रीनगर यात्रा के लिए ब्लोम की गिलगिट बाल्टिस्तान यात्रा की तुलना करने को भी खारिज कर दिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का आज अंतिम दिन है। 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि महंगाई और अन्य वैश्विक कारकों के बीच आरबीआई नीतिगत दर रेपो रेट को 6.5% पर ही कायम रख सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली एमपीसी के फैसले की घोषणा आज की जाएगी। पिछली 3 एमपीसी से रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की नीति समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हुई थी। इस 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान आज होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का आज अंतिम दिन है। आरबीआई एमपीसी की बैठक के आखिरी दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ब्याज दरों को लेकर फैसला सुनाएंगे। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ब्याज दरों को लेकर आरबीआई घोषणा करेगा। उम्मीद यही है कि एक बार फिर से रिजर्व बैंक लोगों को राहत देते हुए
ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और 98 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं पर तीस्ता बेसिन सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के प्रभाव की समीक्षा की। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 18 हो गई। 18 शवों में से 4 की पहचान सेना के जवानों के रूप में की गई है। इस बीच सेना और एनडीआरएफ की टीमें तीस्ता नदी बेसिन और उत्तरी बंगाल के निचले हिस्से में कीचड़ भरी धरती और तेजी से बहते पानी में बहे लोगों की तलाश में दूसरे दिन भी जुटी रही। विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं पर तीस्ता बेसिन सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के प्रभाव की समीक्षा की। बाढ़ का पानी कम होने के बाद केंद्र सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने का मन बना चुकी है। एनएचपीसी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के लिए हर संभव उपाय भी कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली देश बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और मजबूत हो रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत की प्रशंसा करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारतीय नेतृत्व स्वनिर्देशित है और देश के राष्ट्रीय हितों के लिए नेतृत्व करता है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिम उन सभी को दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो इन पश्चिमी अभिजात वर्ग का आंख बंद करके अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय नेतृत्व स्वनिर्देशित है, वो राष्ट्रीय हितों से संचालित होता है और किसी के दबाव में नहीं आता। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। फॉसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे नॉर्वेजियन लेखक हैं। उन्होंने अपने पहले उपन्यास रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में अब तक 120 लोगों को नोबेल मिला है। इसमें केवल 17 महिलाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अकेले भारतीय हैं जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। उन्हें ये पुरस्कार 1913 में मिला था। आज शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की G20 अध्यक्षता के सफल आयोजन के बाद भारत अब P20 का आयोजन करने जा रहा है। ये P20 का 9वां शिखर सम्मेलन है जो 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय संसद इसका आयोजन करेगी। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता जिस देश के पास होती है वही देश उस वर्ष P20 का आयोजन करता है। भारत में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें 60 शहरों में आयोजित की गईं। महाराष्ट्र में इस दौरान क्या खास रहा, आइए जानते हैं। We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। भारत इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत के 10 अलग अलग मैदानों में विश्व की 10 बेहतरीन टीमें अपने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इस बार 48 मैचों के बाद इस विश्व कप का नतीजा निकलेगा। जहां एक ओर इस क्रिकेट कुंभ का आगाज अहमदाबाद के मैदान से हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस टूर्नामेंट का अंतिम और फाइनल मुकाबला भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। गुरुवार को वर्ल्ड कप का पहला मैच अहमदाबाद में पिछली बार की विजेता टीम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। न्यूजीलैंड पिछले वर्ल्ड कप में उप विजेता रही।
विश्व कप के पहले मुकाबले में उतरी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम का पहला मैच एक तरफा रहा। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। जवाब में 283 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 10 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। उसके बाद पूरा मैच एक तरफा रहा। न्यूजीलैंड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर और 2 बॉलों में 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे ने 152 रन और रचिन रविंद्र ने 123 रन बनाए। भारत विश्व कप का अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एशियाई खेलों की। हांगझोउ एशियाई खेलों में अब की बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल का कमाल जारी है और उसने एशियाई खेलों में अब तक 21 स्वर्ण पदक सहित कुल 86 पदक जीत लिए हैं, जो एशियाई खेलों के एक संस्करण में देश के लिए सबसे अधिक पदक हैं। 12वें दिन एशियाई खेलों के मुख्य आकर्षण रहे कंपाउंड महिला टीम ने तीरंदाजी फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाफ 230-229 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा, विन्नम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर जबरदस्त फॉर्म में थीं और रोमांचक मुकाबले में भारत शीर्ष पर रहा। दोहरी खुशी के साथ पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने भी भारत को गोल्ड दिलाया। भारत ने 12वें दिन अपना तीसरा गोल्ड दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह के स्क्वैश मिश्रित युगल में जीता। वहीं पहलवान अंतिम ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। सात्विक चिराग की बैडमिंटन जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा जब सुपरस्टार पीवी सिंधु बैडमिंटन में महिला एकल क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। भारतीय शटलर चीन की हे बिंग जियाओ से सीधे गेम में हार गई। वहीं बैडमिंटन में एचएस प्रणय ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और उनका पदक भी पक्का हो गया। भारत 86 पदकों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है। आइए अब एक वीडियो के जरिए देखते हैं 12वें दिन भारत के प्रदर्शन को। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 6 अक्टूबर साल 1989 को न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 6 अक्टूबर साल 1860 को ब्रिटिश काल में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड पारित हुआ। उस समय इसकी रचना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम भारतीय विधि आयोग ने की। यह कानून अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना तय करता है। आईपीसी के अंतर्गत हत्या से लेकर रेप और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी इस कानून में तय किया गया है। आईपीसी में कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे दहेज हत्या से लेकर कई अपराध जुड़े हैं तो कई बार अपराध हटे भी हैं। 6 अक्टूबर साल 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान बांग्लादेश के शियोरताली गांव में हुआ। साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें साहा इक्वेशन के लिए भी जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। आज भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता और सांसद रहे स्वर्गीय विनोद खन्ना का जन्मदिन है।
विनोद खन्ना ने 4 दशकों तक 146 फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें 2017 में मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनको याद करते हुए एक वीडियो जारी किया है। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं ये वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।